हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन। दिस इज शौर्य अवस्थी और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जो कि है डायनेमिक प्रोग्रामिंग के ऊपर। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, बट इस वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी इसलिए क्योंकि आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं डायरेक्टली स्पेस ऑप्टिमाइज अप्रोच से बता दूंगा और वो काफ़ी सिंपल लगेगा देखने में। बट अगर आप ये वीडियो कम्प्लीटली नहीं देखेंगे तो आप इंटरनल वर्किंग नहीं समझ पाएंगे। आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपको कैसे या क्या सोच के, क्या आपका कैसा इंट्यूशन होना चाहिए कि आप उस सॉल्यूशन पे पहुंच सकें डायरेक्टली। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखना डायनेमिक प्रोग्रामिंग को समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग पहले देखते हैं होता क्या है। तो शॉर्ट में समझते हैं पहले तो कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टेक्निक वेयर एन एल्गोरिदम वेयर एन एल्गोरिदमिक प्रॉब्लम इज फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू सब प्रॉब्लम्स, द रिजल्ट आर सेव्ड एंड देन द सब प्रॉब्लम्स आर ऑप्टिमाइज टू फाइंड द ओवरऑल सोल्यूशन। ठीक है, तो कहने का मतलब कुछ ऐसा है इसका कि हमें क्या करना है, हमें प्रॉब्लम को उसकी सब प्रॉब्लम में तोड़ना है। ठीक है, और उन सब प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमाइज़ करना है, साथ ही साथ उनके रिजल्ट्स को सेव करना है। अगर हम देखें यहाँ पे तो एक बड़ी सी अगर प्रॉब्लम है हमारी, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक डाउन करते हैं और एक, ठीक है, और इन सारी सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक डाउन करते रहते हैं जब तक हमारा स्मॉलेस्ट पॉसिबल सा प्रॉब्लम नहीं बन जाता। फिर उसका सोल्यूशन हम कर लेते हैं, लाइक इट इज़ ईजी टू सॉल्व अ सब प्रॉब्लम। फिर उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज ये प्रॉब्लम नंबर कुछ थी, ये एक प्रॉब्लम थी, बड़ी प्रॉब्लम, तो इसकी सब प्रॉब्लम बनी, सब प्रॉब्लम 1, सब प्रॉब्लम 2, सब प्रॉब्लम 3, सब प्रॉब्लम 4, 5 एंड सब प्रॉब्लम 6। ठीक है, अब ऐसा भी कंडीशन हो सकता है ना कि जो सब प्रॉब्लम 2 में हमें सॉल्व करना है वही रिजल्ट हमको सब प्रॉब्लम 4 में भी निकलेगा। तो अगर हम सारे रिजल्ट सेव करते चलेंगे, हमने सॉल्व किया फिर हमने सेव किया, हमने सॉल्व किया फिर हमने सेव कर लिया, तो हमें सब प्रॉब्लम 4 यानी जो सब प्रॉब्लम 4 है उसे सॉल्व करने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, जब हम रिकर्जन में ये चीज़ देखेंगे तो उसे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करेंगे और हमें सब प्रॉब्लम 4 सॉल्व ही नहीं करनी पड़ेगी, तो हमारा टाइम बचेगा, यानी ऑप्टिमाइज सोल्यूशन बनेंगे। ठीक है, ओवरऑल सोल्यूशन हमारा ऑप्टिमाइज रहेगा। ओके, तो बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम की तरफ। तो इसमें एक प्रॉब्लम, जितने भी क्वेश्चन डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंडर हैं इस सीरीज़ में लीड कोड 75 वाली, हम एक प्रॉब्लम अपनी प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे, सारी मेथड्स जो हैं हमारी, यानी सारी टेक्निक्स लाइक रिकर्शन, मेमोइजेशन, देन आफ्टर टैबुलेशन, देन स्पेस ऑप्टिमाइज्ड बॉटम अप अप्रोच, सारी अप्रोचेस हम देखेंगे। ठीक है, तो एक बार शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, प्रॉब्लम में हमको बोला गया है nth ट्रिबोनेकी नंबर। ठीक है, nth ट्रिबोनेकी नंबर, तो फिबोनेकी हमने पढ़ा हुआ है, ये उसका है हमारा रिकरेंस रिलेशन, और ये हमारा रिकरेंस रिलेशन है ट्रिबोनेकी का। तो साफ रिकरेंस रिलेशन देख के ही समझ में आ रहा होगा कि फिबोनेकी इज़, जिसमें हर एक एलिमेंट यानी nth एलिमेंट जो है n-1 और n-2 एलिमेंट का सम होता है, यानी हर एक एलिमेंट अपने पीछे के दो को एड अप करके बनता है। सिमिलरली ट्रिबोनेकी में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि हर एक एलिमेंट अपने पीछे के 3 को एड अप करके बनता है। ठीक है, वेरी क्लियर। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, जैसे ये 3 हमको गिवन होंगे, क्यों, क्योंकि इसके पहले 3 एलिमेंट्स ही नहीं है, इसके पहले 3 एलिमेंट्स ही नहीं है, तो ये 3 हमको, जैसे फिबोनेकी में 2 इनिशियली गिवन होते हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 3 की वैल्यू हमको पता है। ठीक है, फिर उसके आगे इसको निकालने के लिए हमने तीनों को सम किया, 2 आया। इसको निकालने के लिए हमने पिछले 3 सम किए, दैट इज़ 4 आया। 7 को निकालने के लिए हमने 3 सम किए, तो देखो 4 2 6 1 7 7 आया। तो ऐसे करके हमारे प्रीवियस 3 का सम लेके ट्रिबोनेकी बनता है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें nth ट्रिबोनेकी नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो हम रिकर्सिव अप्रोच देखते हैं पहले इसकी। हम क्या करेंगे, हम पूरी प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, तो हमें पता किनका है, अगर n की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है, तो इन केसेस में हमें रिजल्ट पता है। 0 के केस में 0 आएगा, 1 के केस में 1 आएगा एंड 2 के केस में भी 1 है। ठीक है, इन तीनों का हमें गिवन है। ठीक है, तो इनिशियली लेट अस सपोज हम फिर पूरा ना लिख के सिर्फ t लिख देते हैं। तो इनिशियली हमारे पास t ऑफ लेट अस सपोज 6 है, n इज इक्वल टू 6 पे हमको वैल्यू निकालनी है। एग्जाम्पल है हमारा n इज इक्वल टू 6 पे हमको वैल्यू बतानी है, यानी n 6th ट्रिबोनेकी नंबर क्या होगा। क्लियर, तो देखते हैं एक बार। तो इसमें जो रिकरेंट रिलेशन की हमें बात हुई, यानी अगर हम इसको तोड़ेंगे तो इसमें 3 पार्ट्स में तोड़ेंगे, यानी जो t ऑफ n है, t ऑफ 6 है, तो वो 0 1 और 2 में तो लाई करता नहीं है, यानी इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के लिए हमें ट्रिबोनेकी के हिसाब से
प्रीवियस 3 का सम ऐड अप करना है, तो हमें प्रीवियस 3 की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, यानी टी ऑफ 5 देन टी ऑफ 4 देन अगेन हमारा टी ऑफ 3। क्लियर? फिर अगेन 5 के लिए हम जब सॉल्व करेंगे तो उसमें अगेन हमको वैल्यू पता करनी पड़ेगी, क्योंकि 5 भी हमारा इन बेस केसेस में लाई नहीं करता है, तो 5 के लिए भी हमें वैल्यूज़ पता करनी पड़ेंगी। तो हमारा क्या होगा, टी ऑफ 4 देन टी ऑफ 3 देन टी ऑफ 2। अगेन जब हम 4 के लिए चेक करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, 4 के लिए अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये भी हमारा बेस केस में लाई तो करता नहीं है, तो इसमें भी हमारी प्रीवियस 3 का सम देख, टी ऑफ 3 टी ऑफ 2 एंड टी ऑफ 1। ठीक है, अब यहाँ पे 3 के लिए हमको वैल्यू नहीं पता है, यहाँ पे 2 और 1 के लिए वैल्यू ऑलरेडी डिफाइंड है, दैट इज़ 1। ठीक है, चाहे n की वैल्यू 2 हो चाहे n की वैल्यू 1 हो, हमारा कितना रिटर्न होगा, यहाँ से हमारा रिटर्न हो रहा है 1, यहाँ से भी हमारा रिटर्न हो रहा है 1। टी ऑफ 3 के लिए हम फिर से सॉल्व कर लेंगे, तो टी ऑफ 3 के लिए सॉल्व करके देखते हैं, इसको जो हम सॉल्व करेंगे इसमें भी हमारे तीनों निकलेंगे, टी ऑफ 2 टी ऑफ 1 एंड टी ऑफ 0। इन तीनों की वैल्यू हमको पता है। ठीक है, टी ऑफ 2 रिटर्न करेगा 1, टी ऑफ 1 रिटर्न करेगा 1, टी ऑफ 0 रिटर्न करेगा 0। ठीक है, तो इन तीनों को सम अप करते हैं और वैल्यू हमारी कितनी आएगी 2, तो टी ऑफ 3 की वैल्यू कितनी बनी जाके 2, यानी हम कह सकते हैं टी ऑफ 3 की वैल्यू कितनी होगी 2। तो हम यहाँ इसको सेव कर लेंगे, हमने बोला था ना वैल्यू सेव करेंगे, बट वो मेमोराइजेशन का केस हो गया, अभी हम रिकर्सिव ट्री बना रहे हैं तो हमको पूरा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम सेव करने पे ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि जब हम डायनिंग प्रोग्रामिंग लगाएंगे तो मेमोराइजेशन का यूज़ करेंगे, तो उसमें मेमोराइजेशन नाम से ही बदलता है, हम मेमोराइज कर लेंगे सॉल्यूशंस, जो हमारे सब प्रॉब्लम के कुछ सॉल्यूशंस निकले उनको मेमोराइज कर लेंगे। ठीक है, ये वाला हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया। उसके बाद टी ऑफ 2 में हमारा कितना रिटर्न हो रहा था 1, टी ऑफ 1 में 1, जब इन तीनों का सम करेंगे तो 2 + 1 + 1 दैट इज़ 4, तो टी ऑफ 4 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 4। ठीक है, अब यहाँ से रिटर्न हम करेंगे 4 ऊपर की तरफ। टी ऑफ 3 के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा, बट अगर हम ध्यान से देखें तो क्या टी ऑफ 3 के लिए हम ऑलरेडी सॉल्व नहीं कर चुके हैं, बिल्कुल सॉल्व कर चुके हैं। टी ऑफ 2 के लिए भी हम देखें तो ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं और वैल्यू भी हमको टी ऑफ 2 की पता है, दैट इज़ 1। तो टी ऑफ 3 एक ऐसी सब प्रॉब्लम है जो पहले हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, सिमिलरली टी ऑफ 4 को अगर हम देखें तो ये भी एक ऐसी सब प्रॉब्लम जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें टी ऑफ 3 की, तो इस सब प्रॉब्लम को भी हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे टी ऑफ 3 देखो, टी ऑफ 3, तो ये तीनों टी ऑफ 3 आने वाली, टी ऑफ 4 आने वाली और टी ऑफ 3 फिर से, ये सारी जो होंगी, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, ये है हमारी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। क्लियर? तो इसमें हम क्या करेंगे, हम रिकर्जन अपना लिखेंगे सिंपली, बट ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स को हम हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेमोराइजेशन। ठीक है, तो एक बार पहले अपना रिकर्सिव कोड देखते हैं हम, फिर उसमें हम ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए मेमोराइजेशन लगाएंगे। तो रिकर्जन में हम क्या कर रहे थे, हम एक सॉल्व फंक्शन बनाते हैं, लेट अस सपोज इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो हमने बनाया अपना रिकर्सिव फंक्शन, लिखते हैं दैट इज सॉल्व। ठीक है, सॉल्व फंक्शन में आएगा एक इंटीजर जो कि n होगा, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इफ n इज इक्वल्स टू 0 है तो हमारा रिटर्न कर दो 0, या इफ n इक्वल्स टू 1 है और n इक्वल्स टू 2 है, तो उस केस में क्या रिटर्न हो रहा है, उस केस में 1 रिटर्न हो रहा है। बाकी हर एक केस में क्या हो रहा है, हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है, तो बाकी हर एक केस में क्या रिटर्न होगा, रिटर्न होगा हमारा सॉल्व ऑफ n-1 प्लस सॉल्व ऑफ n-2 एंड सॉल्व ऑफ n-3। यहाँ पे मैंने सॉल्व लिखा है, आप ट्रिबो फंक्शन भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हम लोग फिबोनाची में लगा रहे थे प्रीवियस 2 का सम, सिमिलरली ये है हमारा। ठीक है, तो ये हो गया रिकर्सिव सॉल्यूशन इसका। अब मैं वहीं पे बात करता हूँ, इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हमको पूरा ट्री सॉल्व करना पड़ेगा, यानी सारे रिकर्जन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो
ये है थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए हम मेमोएशन अप्रोच लगाते हैं। ठीक है, मेमोएशन अप्रोच में क्या होता है कि हम वो वैल्यूज़ यानी वो सब प्रॉब्लम जिनका हम सोल्यूशन निकाल चुके हैं उनको ऑलरेडी हम स्टोर कर लेंगे। सिमिलर सब प्रॉब्लम अराइव करेगी या पहुंचेगी तो हम उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम सोल्यूशन उसका जो पहले से हमने स्टोर कर रखा है वो हम वहाँ से निकाल लेंगे, या कह सकते हैं आप वहाँ से रिट्रीव कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको हम देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास n गिवन है, तो हम सबसे पहले तो एक n साइज़ का फॉर एग्जांपल एक लेते हैं। अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं, मेमोराइजेशन यहाँ पे क्या था, n इज इक्वल टू 6 था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये है मेमोराइजेशन। तो n इज इक्वल टू 6, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 के लिए एक हमने स्टोर कर लिया, बना लिया एक एरे जो कि है हमारी 6 साइज़ की। 0 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये 7 साइज़ की होगी, 6 तक इसमें इंडेक्सेस होंगी। n की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, n की वैल्यू 0 से लेके 6 तक, जो भी हमारी रेंज होगी, जो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं एक एरे, उसका नाम हम dp देंगे। ठीक है, तो dp एरे का साइज़ क्या होगा, dp एरे का साइज़ जो है यानी साइज ऑफ dp एरे, ये जो है ये डिपेंड करता है किस पे, रेंज ऑफ चेंजिंग वेरिएबल। अब चेंजिंग वेरिएबल क्या है यहाँ पे, ऐसा वेरिएबल जो चेंज हो रहा है अलग अलग सब प्रॉब्लम्स में। अगर हम यहाँ पे बात करें तो कौन सा ऐसा वेरिएबल है, यहाँ पे सिर्फ n ऐसा एक वेरिएबल है जो अलग अलग सब प्रॉब्लम में अलग अलग चेंज हो रहा है। तो यही हमारा चेंजिंग वेरिएबल। अगर चेंजिंग वेरिएबल किन्हीं भी दो सब प्रॉब्लम में सेम है, फॉर सपोज यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो मतलब इन दोनों का सोल्यूशन सेम निकलेगा, इन दोनों का जो आंसर होगा सेम आएगा। जितनी रेंज होगी हमारी चेंजिंग वेरिएबल की, उतने ही हमारे मल्टीपल आंसर्स आ सकते हैं, यानी उतने ही सब प्रॉब्लम्स के अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं। तो हमने उस रेंज की प्रॉपर एक एरे बना ली ताकि हम सारे सब प्रॉब्लम्स के आंसर स्टोर करा सकें। ठीक है, हमने यहाँ 6 से स्टार्ट किया, 6 को हमने जब ब्रेक किया तो यह आया 5 में t ऑफ 4 एंड t ऑफ 3। अगेन t ऑफ 5 को जो हमने ब्रेक किया तो वो बनेगा हमारा t ऑफ 4, t ऑफ 3, t ऑफ 2। अगेन जब हम 4 को ब्रेक करेंगे तो वो हमारा बनेगा t ऑफ 3, t ऑफ 2 एंड लास्ट t ऑफ 1। ठीक है, फिर t ऑफ 3 को जो हम ब्रेक करेंगे तो वो बनेगा हमारा t ऑफ 2, t ऑफ 1 एंड t ऑफ 0। अब इन तीनों की वैल्यू हमको पता है। ठीक है, 2 की वैल्यू 1 है, 1 की वैल्यू 1 है एंड 0 की वैल्यू 0 है। सम अप करेंगे तो यहाँ पे t ऑफ 3 की वैल्यू निकल आएगी 2। ठीक है, यहाँ पे भी 2 की वैल्यू कितनी, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो t ऑफ 0 1 एंड 2 जो कि ऑलरेडी हमको पता होते हैं, ट्रिबोनेकी में 0 में 0, 1 में 1 एंड 2 में 2, ये तो ऑलरेडी पता होते हैं ना। हमें यहाँ पे अपना सोल्यूशन मिलेगा क्योंकि हमें 6 फाइंड करना है। तो हम देखते हैं हम कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या है कि हमने t ऑफ 3 की हमें वैल्यू मिल गई 2, तो t ऑफ 3 में सबसे पहले हम 2 डाल देंगे। ठीक है, फिर t ऑफ 2 की तो हमको पता ही है, t ऑफ 1 की हमको पता है। ठीक है, t ऑफ 2 की कितनी होती है 1, ऑलरेडी हमको गिवन है। t ऑफ 1 की कितनी होती है 1। ठीक है, फिर t ऑफ 4, अगर हम यहाँ पे देखें t ऑफ 4 की वैल्यू कितनी आएगी, तो t ऑफ 4 की वैल्यू अगर हम देखें 2 + 1 + 1 दैट इज़ कितनी 4, तो t ऑफ 4 की आ जाएगी 4। ठीक है, क्लियर है इतना, यहाँ से हमारा 4 निकल गया। अब t ऑफ 3 की अगर हम वैल्यू देखें जो हमको फाइंड करनी है नेक्स्ट अगले हमारे रिकर्सिव कॉल में, t ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड करें तो वो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है क्योंकि हम वो फाइंड कर चुके हैं, तो वो 2 है, तो हम ऑलरेडी यहाँ पे 2 लिख लेंगे और इसको सम अप कर देंगे 4 + 2 दैट इज़ 6, तो t ऑफ 5 की वैल्यू हो जाएगी 6, सॉरी 4 2 एंड t ऑफ 2 में एक और एक आएगा तो ये हो जाएगी 7। क्लियर, क्योंकि 3 का सम होता है ना प्रीवियस 3 का, तो 4 से 4 निकला, 3 से 2 निकला एंड 2 से 1 निकला, सम अप किया तो t ऑफ 5 की वैल्यू हो गई 6, सॉरी 7 t ऑफ 5 की वैल्यू होगी 7। अगेन अब t ऑफ 4 हमको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। t ऑफ 3 हमको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। तो हमारा 5 से कितना निकला 7, 4 की वैल्यू कितनी गिवन है 4, 3 की वैल्यू कितनी गिवन है 2, सम किया तो 7 + 4 11 + 2 13। ठीक है, तो यहाँ पे आया 13, तो आंसर हमारा कितना आ गया, आंसर हमारा कितना होगा 13। क्लियर,
ये है हमारा मेमोराइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना करना पड़े उसके लिए हम एक डीपी एरे यूज़ कर लेते हैं, जिसमें हम जो सब प्रॉब्लम सॉल्व करते जा रहे हैं उसको सोल्यूशन उसमें स्टोर करते जाते हैं। ठीक है, ओके, ये क्लियर हो गया। अब एक बार यहीं पे हम बात कर लेते हैं टैबुलेशन की, जिसको हम बॉटम अप अप्रोच भी बोलते हैं, टैबुलेशन। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम एक रिकर्सिव कॉल कर रहे थे और स्टार्ट कर रहे थे T(6) से, यानी टॉप टू डाउन, टॉप डाउन। ठीक है, तो अब बॉटम अप में क्या है, बॉटम अप में अप्रोच है कि हम स्टार्ट करेंगे स्मॉलर प्रॉब्लम से और उनको कंबाइन करते करते एक लार्जर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो बॉटम अप को अगर हम समझें तो इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, हमको T(0) का प्रॉब्लम गिवन, सॉल्यूशन गिवन होता है, दैट इज़ कितना 0, T(1) का ऑलरेडी पता है 1 है, एंड T(2) का ऑलरेडी पता है 2 है, 1 है। ठीक है, तो इसी का यूज़ करके अगर हम बॉटम अप समझे तो उसमें होता क्या है, बॉटम अप में कुछ नहीं है, बॉटम अप में हमें करना क्या है, देखो T(0) का पता है जब, T(1) का पता है जब, T(2) का पता है जब, इन तीनों से हम कंबाइन करके कौन सा निकाल सकते हैं, T(3) निकाल सकते हैं। तो T(3) कितना आएगा 2, क्लियर। अब हम अगर ध्यान से देखें तो T(3) पता हो गया, दैट इज़ कितना 2। ठीक है, अब अगेन इन तीन को कंबाइन करके हम कौन सा निकाल सकते हैं, तो अगर हम ध्यान से देखें तो T(3), T(2) एंड T(1) को कंबाइन करके हम T(4) निकाल सकते हैं। तो सॉरी, तो T(4) कितना आएगा, यहाँ से कितना गया, T(3) का है 2, इसका है 1, इसका है 1, कंबाइन करेंगे तो T(4) की वैल्यू निकल आएगी 4, तो हम ऐसे लिख देंगे। फिर अगेन हम आगे बढ़ेंगे तो T(4) की 4 हो गई, अगेन हम इन तीन को कंबाइन करें तो इन तीन से बनेगा T(5), जब सम अप करेंगे सिमिलरली तो कितना निकलेगा 7। फिर अगेन हम इन तीन को कंबाइन करें, लास्ट के जो है हमारे, जब इन तीन को कंबाइन करेंगे तो हमारा निकलेगा T(6) और उसकी वैल्यू हो जाएगी 13, क्योंकि इन तीनों को सम करो तो 13 निकल रहा है। क्लियर। तो ये है बॉटम। इसमें हमने क्या किया, हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल सब प्रॉब्लम्स हैं जो कि हैं 0, 1 एंड 2, हमने वहाँ से स्टार्ट किया अपना सोल्यूशन और एट दी एंड हम वहाँ तक पहुँचेंगे टॉप तक जो हमें रिक्वायर्ड था। हमें रिक्वायर्ड कितना था, n की वैल्यू 6, हमें यही तो रिक्वायर्ड था। अगर हम हर क्वेश्चन में देखें हमने क्या लिया था एग्जाम्पल, n की वैल्यू 6, तो n की वैल्यू 6 का फाइनल आंसर हमने कैसे निकाला, T(6) हमने कहाँ तक पहुँचे, यानी हम T(6) पे वापस नहीं आ रहे हैं रिकर्सिव कॉल करके, हम T(6) तक पहुँच रहे हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, हम एक अगेन एरे लेंगे DP, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमें इंडेक्स के हिसाब से 0 की वैल्यू 0 हमें पता है, ठीक है, DP(0) में 0 रखेंगे, DP(1) में 1 एंड DP(2) में 2, क्योंकि ये रिकरेंसिलेशन का हमें पता ही है कि बेस केस यही होगा। हम क्या कर रहे हैं, हम फॉर लूप चला रहे हैं एक, int I इज इक्वल्स टू 3 से I लेस देन इक्वल्स टू n एंड I प्लस प्लस। इससे क्या हो रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये लूप चलेगा 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए एंड 6 के लिए। ठीक है, इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम DP ऑफ I इज इक्वल्स टू प्रीवियस 3 DP का सम निकालेंगे, DP ऑफ I माइनस 1, DP of I minus 2, DP I minus 3। ठीक है, इन तीनों का सम हम जो आएगा उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमें इन तीनों के लिए अलग से रिकर्सिव कॉल्स नहीं करनी पड़ रही है, बल्कि इनकी वैल्यू हमारे पास है और हम अपना कंबाइन करते करते एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेके हम बॉटम से ऊपर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इससे एंड में हमारा आंसर कहाँ पे मिलेगा हमको, एंड में हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न DP ऑफ n, और हमारा DP ऑफ n में हमको आंसर मिल जाएगा। ये है हमारी टैबुलेशन अप्रोच, जिसको हम बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, बट अगर हम इसमें ध्यान दें तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n में आ गया, यानी एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमारी रिकर्जन के केस में, बट हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो रिड्यूस हो गया। बट हम अगर बात करें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की तो वो भी हमारा बिग ऑफ n हो गया। बल्कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को और भी ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, कैसे, जरा समझते हैं इस चीज़ को।
तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें इस प्रॉब्लम में, तो जब हम 3 वाला फाइंड कर रहे थे तो वो हमारा 2 आया, जब हम 4 फाइंड कर रहे थे तो वो हमारा 4 आया। क्यों? पिछले 3 का सम। 5 के लिए हमें क्या ज़रूरत है? 5 के लिए अगर हम ध्यान से देखें किसी फिफ्थ के लिए n इज इक्वल टू 5 निकालने के लिए हमें सिर्फ 4, 3 एंड 2 की नीड है। ठीक है, तो इन तीनों को सम करें तो 7 आ रहा है। सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पे तो 6 के लिए सिर्फ हमें 5, 4 एंड 3 की नीड है और यहाँ पे 13 आ रहा है। तो हमें इससे पता चलता है कि इन केस ऑफ ट्रिबोनेकी हमको सिर्फ रिक्वायरमेंट क्या है? इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट जो है वो है प्रीवियस 3 एलिमेंट्स या कह लो वैल्यूज़। हमें सिर्फ प्रीवियस 3 एलिमेंट्स या प्रीवियस 3 वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट है। तो अगर अब हम एक नया सॉल्यूशन देखें, ठीक है, जो कि हमारा थोड़ा स्पेस को भी ऑप्टिमाइज़ करेगा, इसको हम बोलते हैं, वो बोलते क्या है वो बाद में बताऊंगा, पहले इसको समझते हैं कि क्या है। तो हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज हमारे पास 3 वैल्यू हैं टी। एक मिनट में ज़रा एक एरे ड्रॉ करता हूँ ताकि क्लियर पता चले कि क्या हो रहा है प्रॉब्लम में। 1 2 3 4 5 एंड 6, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 3 वैल्यूज़ पहले से पता है हमको। तो हम एक काम करते हैं, हम प्रीवियस 1 में 0 देते हैं, प्रीवियस 2, सॉरी एक मिनट ऐसे नहीं करते, उल्टा बोल रहा हूँ मैं, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है ना। तो इसका प्रीवियस 1 क्या हुआ, यानी एक पहले का, तो इसका प्रीवियस 1 हुआ 2, तो उसमें वैल्यू 1 पड़ी है। ठीक है, फिर हम निकालते हैं प्रीवियस 2, यानी 2 पहले वाला क्या हुआ, सेकंड, यानी 2 पीछे अगर जाएंगे तो उसमें वैल्यू 1 पड़ी है, और प्रीवियस 3 में वैल्यू है 0। तो हम ऐसे हमने सिर्फ 3 वेरिएबल लिए, ये हम सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए हैं, हम कोई एरे बनाने नहीं जा रहे हैं, हमने सिर्फ 3 वैल्यूज़ लिए और हम काम शुरू करेंगे अपना। सेम फॉर लूप उठाएंगे जो हमने यहाँ पे लगाया, इस सेम फॉर लूप को हम यहाँ से उठाएंगे, ठीक है, एज इट इज़, और वही फॉर लूप हमारा रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, फॉर लूप वही रहेगा। बस दिक्कत क्या है कि यहाँ पे हम एक करंट वैल्यू ले लेंगे, इंट करंट इज इक्वल्स टू, अब करंट क्या होगा, करंट है हमारा क्या, 3 से स्टार्ट होगा करंट, 3 पे वैल्यू क्या होंगी, प्रीवियस 1 प्लस प्रीवियस 2 प्लस प्रीवियस 3, इन तीनों का जो सम आएगा वो हम करंट में स्टोर कर लेंगे। क्लियर? तो करंट हमारा हो गया ये, और प्रीवियस क्या था, प्रीवियस 1 ये था, सॉरी प्रीवियस 3 ये था, प्रीवियस 2 ये था एंड प्रीवियस 1 ये था। अब हमें क्या करना, हमें करनी है शिफ्टिंग। ठीक है, सिंपल, हमें करनी है शिफ्टिंग। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम प्रीवियस 3 को आगे शिफ्ट करेंगे, एक आगे, प्रीवियस 2 को एक आगे शिफ्ट करेंगे और प्रीवियस 1 को एक आगे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें लेटेस्ट 3 लेने हैं ना। तो हम क्या करेंगे, हम P3 इज इक्वल्स टू P2 कर देंगे, यानी P3 उठ के आ गया P2 पे, P2 चला गया हमारा P1 पे, और P1 हमारा चला गया करंट पे। हमने तीनों अपडेट कर दिए। तो अब ध्यान से अगर हम देखें तो इसमें तीनों अपडेट हो जाएंगे और इनकी वैल्यूज़ हो जाएंगी चेंज। यानी अब ये क्या हो गया कि प्रीवियस यहाँ पे वैल्यू 2 आ गई, और ये हो गया प्रीवियस 3, ये हो गया प्रीवियस 2, ये हो गया प्रीवियस 1, और करंट अब के हिसाब से हमारा ये आएगा। वैल्यूज़ अपडेट कर देते हैं, दैट इज़ 2, सॉरी एक मिनट, हाँ इसकी 2 हो जाएगी, प्रीवियस 1 की, प्रीवियस 2 की 1 और प्रीवियस 3 की 1, वैल्यूज़ भी हमारी अपडेट हो जाएंगी। तो ऐसे करके हम अपना सोल्यूशन स्टोर करेंगे, और एंड में अगर हम ध्यान से देखें तो जो करंट की वैल्यू लास्ट फाइंड होगी, यानी ये जो लास्ट हमारा करंट आएगा, जब इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो वो कहाँ जा रही है, वो हमारी P1 में स्टोर हो जा रही है। लूप के ख़त्म होते ही जो लास्ट वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे करंट, वो हमारी P1 में जा रही है। तो हम सिंपल अपना रिटर्न P1 अगर कर दें तो हमारा आंसर रिटर्न हो जाएगा। P1 और कुछ नहीं है, प्रीवियस 1 है, यहाँ से हमने लिया है। ठीक है, तो ऐसे हमारा, अब इसमें अगर हम देखें तो इस सॉल्यूशन में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लग रही है वो तो वर्स्ट केस में बिग ऑफ n हो रही है, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग ऑफ 1 है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं स्पेस ऑप्टिमाइज्ड बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, और बॉटम अप अप्रोच जो है उसको हम टैबुलेशन भी बोलते हैं। तो इसीलिए जब टैबुलेशन में हम स्पेस ऑप्टिमाइजेशन लगाते हैं तो वहाँ से हमारा बनता है जाके स्पेस ऑप्टिमाइज्ड बॉटम अप अप्रोच।
तो कई ऐसे क्वेश्चन आगे अपनी सीरीज़ में आएंगे जिसमें हम डायरेक्ट स्पेस ऑप्टिमाइज बॉटम अप लगाएंगे। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म से आप सोबू बोल सकते हैं। ठीक है, SOBU। तो हम स्पेस ऑप्टिमाइज्ड बॉटम अप लगाएंगे डायरेक्टली अगले आने वाले कई क्वेश्चंस में, और ये इजी है देख पाना। अगर ध्यान से हम देखें तो ये इजी है, क्योंकि हमें क्या पता करना, हमें पता करना है कि जो सोल्यूशन हमारा बनना है वो कैसे बनना है। वो प्रीवियस 3 से बनना था तो हमने डायरेक्ट प्रीवियस 3 ही ले लिए, एक एक करके वैल्यूज अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार इसका हम कोड समझते हैं कि कैसे करेंगे। रिकर्सिव कोड, फिर मेमोएशन, फिर टैबुलेशन, फिर उसका स्पेस ऑप्टिमाइज, तीनों देखते हैं हम कैसे करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है, बट आप इसको अगर प्रॉपरली देखते हैं तो आने वाली प्रॉब्लम्स काफ़ी ईजी हो जाएंगी और उनको मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना रिकर्सिव लिख रखा है, यानी रिकर्सिव अप्रोच लिख रखी है। तो रिकर्शन में हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल हम ट्रिबो नाम का एक रिकर्सिव फंक्शन बना रहे हैं, बेस कंडीशंस लगा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बेस कंडीशंस पर लाई नहीं करता तो नॉर्मली हम प्रीवियस 3 सब प्रॉब्लम, यानी प्रीवियस 3 रिकर्सिव कॉल्स कर दे रहे हैं, उससे हमारा आंसर आ जाता है। तो ये जो हमारा है, ठीक है, ये एंटायर हमारा रिकर्शन है। ठीक है, सिंपल रिकर्शन। तो अब एक काम करते हैं, जरा इस पूरे को हम कमेंट आउट करते हैं और अब हम मेमोइजेशन लिखते हैं। ठीक है, मेमोइजेशन में देखते हैं हमें क्या करना पड़ेगा। मेमोइजेशन में हमने क्या पढ़ा है कि हम ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं। ठीक है, तो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करनी पड़ेगी कि चेंजिंग वेरिएबल की रेंज कितनी है, ताकि हम उतनी डीपी एरे इनिशियलाइज कर सकें। ठीक है, तो चेंजिंग वेरिएबल की रेंज क्या है, हम n इज इक्वल टू जीरो के लिए वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, n इज इक्वल टू n तक जा सकते हैं, यानी जीरो से n। अगर हम यहाँ पे देखें तो जीरो से n हमारा चेंज हो रहा है चेंजिंग वेरिएबल। चेंजिंग वेरिएबल क्या होता है बता चुका हूँ मैं वीडियो में ऑलरेडी। ठीक है, तो n यहाँ पे जो है यही हमारा चेंजिंग वेरिएबल है। तो इसकी वैल्यू कितनी रेंज में हो सकती है, डोमेन क्या है, तो जीरो से n में जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, वेक्टर बना लेते हैं एक। ठीक है, डीपी नाम का, साइज उसका n+1 रख देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हमें जीरो से n तक रेंज लेनी है तो साइज उसका n+1 ही हो जाएगा। इनिशियली सारी वैल्यूज -1 कर देते हैं, तो जहां जहां वैल्यूज -1 मिलेंगी इसका मतलब यह है कि अभी तक उसका सोल्यूशन येट टू बी फाइंड, यानी अभी उसका सोल्यूशन फाइंड करना है, हमको अभी मिला नहीं है हमको। ठीक है, और साथ में हमने यहाँ पे फंक्शन में डीपी को पास कर दिया। क्लियर, तो यहाँ से हमारा काम डन हो गया। अब रिकर्सिव फंक्शन में देखते हैं हमें क्या करना है। तो सबसे पहले फंक्शन को अपने यहाँ से पैरामीटर से रिसीव करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, डीपी फंक्शन यहाँ पे आया। फिर हम चेक करते हैं बेस कंडीशन अपनी लगाने के बाद कि क्या जो सॉल्यूशन हम फाइंड करने जा रहे हैं वो ऑलरेडी हमारा क्या डीपी में पड़ा हुआ है। अगर पड़ा हुआ है तो मतलब उसकी वैल्यू -1 तो होगी नहीं। ठीक है, तो अगर -1 वैल्यू नहीं है तो हम रिटर्न कर दे रहे हैं डीपी ऑफ एन। वेरी क्लियर। एल्स केस में अगर यहाँ पे हम देखें, अगर -1 होगा तो मतलब हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और फाइंड करने के बाद हमने क्या बोला था कि डीपी डायनेमिक प्रोग्राम की डेफिनेशन ये है कि हम सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उसका आंसर स्टोर कर रहे हैं। तो आंसर स्टोर किस में, एन में कर रहे हैं, क्योंकि हम एन के लिए ही सॉल्व कर रहे हैं। टी ऑफ एन इज इक्वल टू n-1 n-2 n-3 होता था, तीनों का सम। तो उसको हम डीपी ऑफ एन में स्टोर कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर जितनी भी रिकर्सिव कॉल्स की हैं हम सब में डीपी पास करेंगे, क्योंकि ज़रूरी है डीपी पास करना, एक नया पैरामीटर आ गया है। ठीक है, तो हमने डीपी पास कर दिया सब में। एक बार रन करके देखते हैं अब इसको। ठीक है, सक्सेसफुली रन हो रहा है, एक बार सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। अब एक काम करते हैं, मेमोएशन हमने कर लिया, तो मेमोएशन ये काइंड ऑफ एक टॉप डाउन अप्रोच है। ठीक है, क्योंकि रिकर्जन एक टॉप डाउन अप्रोच है, तो इसको उल्टा करते हैं ज़रा। ठीक है, हम मेमोएशन की बजाय हम टैबुलेशन में करने का देखते हैं। ठीक है, हम टैबुलेशन में देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो टैबुलेशन में सिंपल है, हम अपना यही चीज़ उठा के कॉपी करते हैं, बस हमें उल्टा चलना है इसमें। ठीक है, तो हम रिकर्सिव फंक्शन इसमें नहीं होगा, रिकर्जन का यूज़ नहीं हो रहा है, टैबुलेशन का यूज़ हो रहा है। तो नॉर्मली इसमें हम क्या करते हैं, हमको 3 वैल्यूज़ पता है। वो क्या है कि हमारा जो फंक्शन है, यानी हमारा जीरो के करस्पॉन्डिंग जीरो वैल्यू है, एन की वैल्यू अगर जीरो है, वन के करस्पॉन्डिंग वन वैल्यू है, एंड साथ ही साथ हमारा टू के करस्पॉन्डिंग वन वैल्यू, ये तीन हमको पता है। क्लियर, तो इनके लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एक वेक्टर बनाएंगे। ठीक है, डीपी, उसका साइज कितना होगा, हमारा चेंजिंग वेरिएबल का क्या रेंज है, एन, जीरो से एन, तो n+1 साइज होगा। इनिशियली उसमें कोई वैल्यू डालो ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट हम इनिशियली सपोज जीरो डाल देते हैं अगर, या कुछ भी डाल सकते हैं, -1 भी डाल सकते हैं।
ठीक है, तो हमने इनिशियली जीरो डाल दिया। अब टेबुलेशन में क्या है, हमको तीन वैल्यूज ऑलरेडी पता है, यानी हम डीपी ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो रख सकते हैं, डीपी ऑफ वन इज इक्वल टू वन रख सकते हैं, एंड डीपी ऑफ टू इज इक्वल टू टू रख देंगे, क्योंकि ये तीनों वैल्यू हमको पहले से पता थी। अब इनको हटा देते हैं कि हमने लिख लिया है, इनको सेव कर लिया ये तीन चीजें। अब हमें कुछ नहीं करना, हम एक सिंपल फॉर लूप चलाएंगे, इंट आई इज इक्वल्स टू थ्री से आई लेस देन इक्वल्स टू एन तक और आई प्लस प्लस। तो t इज इक्वल्स टू थ्री के लिए सबसे पहले वैल्यू कॉल होगी, तो डीपी ऑफ आई यानी डीपी ऑफ थ्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्रीवियस थ्री का सम, यानी डीपी ऑफ आई माइनस वन प्लस डीपी ऑफ आई माइनस टू प्लस डीपी ऑफ आई माइनस थ्री। क्लियर, प्रीवियस थ्री का ये सम हो गया। फाइनली हमारा आंसर कहाँ पे स्टोर्ड होगा, हमें जो वैल्यू है n की निकालनी है ना, तो डीपी ऑफ n में हमारा जो n के करस्पॉन्डिंग हमारा ट्रिबोनेकी नंबर आ रहा था वो स्टोर हो गया होगा। तो हम फाइनली यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न डीपी ऑफ n कर देंगे और वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार रन करके देखते हैं इसको। एक मिनट, हमने कमेंट आउट नहीं किया है मेमोएशन वाला, उसको कमेंट आउट भी कर देते हैं। हमने मेमोएशन वाले को कमेंट आउट कर दिया, टैबुलेशन वाले को रन करके देखते हैं ज़रा। ठीक है, तो ये एक मिनट, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ हमने डी लिख दिया है डीपी को। ओके, बाकी सब ठीक है। ओके, यहाँ पे रॉन्ग आंसर आ रहा है। ओके, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हमने डीपी ऑफ टू को टू ले लिया, बल्कि डीपी ऑफ टू में भी वैल्यू हमारी वन ही होती है। रन करते हैं एक बार इसको। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। ठीक है, तो अगर हम अब इसको और ऑप्टिमाइज करने का सोचे, तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग ऑफ एन लग रही है, तो क्लियर है। बट स्पेस अगर हम ध्यान दें तो हमें एक वेक्टर बनाना पड़ रहा है, जिसके लिए हमारा जो स्पेस लग रहा है वो बिग ऑफ एन लग रहा है। तो उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो मैंने बताया कि टैबुलेशन अप्रोच एक बॉटम अप अप्रोच है। तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम स्पेस ऑप्टिमाइज बॉटम अप अप्रोच यूज करेंगे, जिसमें हम पूरी एरे ना लेकर के सिर्फ प्रीवियस थ्री पे पॉइंट करेंगे, यानी क्योंकि उन्हीं की हमको रिक्वायरमेंट है, प्रीवियस थ्री से ही काम चल रहा है हमारा, तो उसमें कुछ नहीं करना है। इसी को हम स्पेस ऑप्टिमाइजेशन बॉटम अप अप्रोच में चेंज कर देंगे। एक मिनट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी, और इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ स्पेस ऑप्टिमाइज्ड बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और कुछ नहीं करना है, कुछ स्लाइट चेंजेस हैं इसमें, खाली स्मॉल चेंजेस। तो डीपी ऑफ जीरो में हम वन कर रहे थे, उसकी जगह हमने क्या बोला था, प्रीवियस थ्री। ठीक है, इंट ले लेता हूँ यहाँ पे, इंट प्रीवियस थ्री, इंट प्रीवियस टू, और यहाँ पे इंट प्रीवियस वन। तीन प्रीवियस पे हम अपना कंट्रोल रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सेम फॉर लूप यूज होगा, बट डीपी हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पे। तो डीपी ऑफ आई जो है उसको हम रिप्लेस करेंगे इंट करंट से। ठीक है, और डीपी ऑफ आई माइनस वन यानी एक प्रीवियस, तो ये हो गया हमारा पी वन। ठीक है, साथ ही में डीपी ऑफ आई माइनस टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, आई माइनस टू मतलब क्या हुआ, एक पीछे वाला प्रीवियस वन हो गया और ये दूसरा पीछे वाला, तो ये प्रीवियस टू हो गया। सिमिलरली डीपी ऑफ आई माइनस थ्री में हमारा पी थ्री हो जाएगा। क्लियर, साथ ही साथ में हमें वैल्यूज भी अपडेट करनी थी, तो हम पी थ्री इज इक्वल्स टू पी टू कर देंगे, पी टू इज इक्वल्स टू पी वन कर देंगे। ठीक है, एंड पी वन इज इक्वल्स टू करंट कर देंगे। फाइनली हम यहाँ अपने P1 को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमारा P1 में ही लास्ट करंट जो हमने फाइंड किया वो स्टोर हुआ है। तो एक बार इसको हम रन करके देखते हैं सिंपली। ओके, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। ओके, हमने फॉर लूप का ब्रैकेट नहीं लगाया। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट केसेस तो पास हो गए, बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर n की वैल्यू जीरो या वन या टू हुई, उस केस में क्या करेगा, अगर n की वैल्यू जीरो हुई तो हमारा जीरो आंसर आना चाहिए, P3 वाला। अगर n की वैल्यू वन हुई या टू हुई तो हमारा आंसर हर केस में P1 यानी वन ही रिटर्न करेगा। अगर कोई भी वैल्यू तीन से कम हुई तो उस केस में वन ही रिटर्न करेगा। बल्कि होना क्या चाहिए, अगर वैल्यू तीन से कम है तो अगर जीरो है तो जीरो रिटर्न होना चाहिए, एल्स केस में दोनों में वन होगा।
तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ़ अगर हमारा n इज इक्वल टू जीरो आ गया तो रिटर्न जीरो कर दो, एल्स सारे केस में, एक मिनट यहाँ पे क्या लिख गया, तो रिटर्न हमारा जीरो कर दो, एल्स सारे केसेस में वन ही रिटर्न करना है, चाहे टू हो चाहे वन हो वैल्यू। तो वहां पे P1 की वैल्यू दोनों केस में वन ही है। तो एट द एंड ये आंसर हमारा दे देगा। एक बार सबमिट करके इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।